बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर सियासी पारा हाई है। चाहे हरदा का सोशल मीडिया पोस्ट या फिर रजत जयंती वर्ष को लेकर विशेष सत्र, तो वहीं विकास पर भी पक्ष विपक्ष में अक्सर आमने सामने दिखाई देते हैं। ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दल खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और रोजाना अपनी तैयारियों पर जोर भी दे रहे हैं। इसी के साथ ही कोटद्वार को लेकर के भी कई विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जनता टीवी में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व काबीना मंत्री, उत्तराखंड सरकार में रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सुरेंद्र सिंह नेगी जी। उनसे वार्तालाप करते हैं। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सैनी जी। देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप भी अब मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके की तैयारी 2027 को लेकर फिलहाल चल रही है? देखिए, जो समाज सेवा में जो लोग होते हैं या राजनीति से जिसको जोड़ा जाता है, उसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समाज की सेवा को महत्वपूर्ण बताया जाता है और दिखाया भी जाता है, करा भी जाता है कि निरंतर जो है कोशिशें होती हैं। जहाँ तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात आपसे बताना चाहूँगा, तो हम सिर्फ चुनाव के लिहाज से तैयारी नहीं करते हैं, बल्कि जनता की सेवा में हमेशा हर वक्त तैयार होकर बैठते हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करते रहते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 2 बार जो है यूपी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ लहसुन विधानसभा क्षेत्र से, और 2 ही बार जो है जब हमारी नवनिर्वाचित सरकार उत्तराखंड की बनी थी, 2 बार यहाँ भी रह चुका हूँ। 4 बार मैं रहा हूँ, लेकिन 4 बार मैं हारा भी हूँ, बल्कि 5 बार हारा हूँ। तो वो जो जिस समय जो पीरियड लीन पीरियड या हारा हुआ पीरियड है, हम उसको भी गंवाते नहीं हैं, बल्कि उसमें जो कुछ भी अर्जित करते हैं हम, यानी शासन से जो संवाद होता है, अधिकारियों से जो संवाद होना चाहिए या फिर मंत्रियों से जो संवाद होना चाहिए क्षेत्र समस्याओं के बारे में, वो हम लोग निरंतर करते रहते हैं। और इस निरंतरता में स्वाभाविक रूप से जब चुनाव आते हैं तो थोड़ा सा उसमें गति और देने का प्रयास किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि सभी दल, सभी जो यहाँ के स्थानीय क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय पार्टियाँ, वो सभी लोग जो है अभी से उस पर काम करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अच्छा, अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो अभी जनवरी 2025 में निकाय चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। करीब 13,000 के अंतर से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रंजना रावत चुनाव हारी। इस चुनाव की हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? क्या बड़ी वजह चुनाव यहाँ हारने की रही है? देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी कैंडिडेट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे थे तब हमसे पूछा नहीं गया, और हमसे न तो पूछा गया न कार्यकर्ताओं से पूछा गया, और बाईपास करते हुए किसी व्यक्ति को आप अगर टिकट देते हो तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ये कारण मुख्य रूप से, एक तो कारण ये था। दूसरी बात ये थी कि आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से हम लोग कोटद्वार विधानसभा का चुनाव विधानसभा में लड़ते हैं या मेयर के नगर निगम में लड़े हैं, तो जो वोट की संख्या है उस पर आपको देखना होगा कि मेरी वाइफ भी जो है 2018 में जो है चुनाव लड़ी थी मेयर का, और उनको 25,000 वोट मिला था और वो जीत गई थी। इस समय जो प्रत्याशी थी उनको इस समय 24,000 समथिंग मिले, लेकिन वो हार गई। अब समीकरण कुछ बनते हैं, लेकिन वो इंटैक्ट रखने की एक कोशिश थी हमारी। जो कांग्रेस का वोटर है वो इधर उधर कहीं ना जाए, और उस वोटर को हमने कंसोलिडेट करके रखा। उससे पहले एक चुनाव और हुआ, आपको बताना चाहता हूँ, पार्लियामेंट का चुनाव, जिसमें गोदियाल जी हमारे जो है कैंडिडेट थे, और उस समय भी जो है यहाँ से 24,000 वोट ही उनको मिले थे। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव हारने के कारण एक तो मैं समझता हूँ कि जो पसंद होनी चाहिए वर्कर्स की उसको नहीं टटोला गया, और बगैर सोचे समझे जो है टिकट दिया गया। एक तो मुख्य कारण ये था। दूसरा ये भी था कि कैसे चुनाव को लड़ा जाता है और कैसे जीतने की कोशिश की जाती है, उस स्ट्रेटेजी से भी नहीं जो है लड़ा गया।
तीसरा फैक्टर था कि मैंने उसमें कोई कोऑपरेट नहीं किया, ये बहुत साफ तो कहना चाहता हूँ। और मैंने इस बात को पहले भी अपने हाईएस्ट जो हमारे, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष हों या नेशनल स्तर पे जो सेक्रेटरी होते हैं, उनसे बहुत साफ कहा था कि ये कैंडिडेट जो है, इसलिए मैं साथ नहीं देना चाहता क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ अनर्गल बातें की जिसकी मैंने पीसीस भी की। 2-3 महीने के बाद मैंने यहाँ पर एक पीसी की थी, उसमें बहुत साफ खुलासा मैंने कहा कि सबसे पहले तो जो प्रत्याशी चयनित की गई यहाँ से, उसने जितने भी सीनियर लीडर थे हमारे, सुनीता बिष्ट जी यहाँ पे बहुत सीनियर लीडर रही हैं, यहाँ पर जो है सरोजनी कैंतरा जी भी बहुत लंबे समय से कांग्रेस की रही हैं, कुसुम असवाल जो 2 बार यहाँ पर जिलाध्यक्ष रही हैं वो भी, और इसके अतिरिक्त यहाँ पे शकुंतला चौहान थी, वो बहुत सीनियर थी, और गीता नेगी जी जो प्रमुख भी रही हैं, वार्ड की सदस्य भी रही हैं। ये सब लोग जो है उन्होंने इन तमाम लोगों को एक स्ट्रेटेजिक के तहत इन सबको अपमानित करना शुरू कर दिया था। जब मैं मंत्री था, मैंने इनको अध्यक्ष बनाया था ये सोच के कि ये ठीक चलेंगे, लेकिन जो दिखते हैं वो हैं नहीं, ये सच्चाई है। और ये धीरे धीरे लोग उनसे दूर भी होते चले जा रहे हैं। तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया था उस समय कि आप सारे के सारे सीनियर लीडर्स को क्यों जो है अपने से दूर कर रहे हो। मेरा मन था कि मैं उनको टिकट दूं और मैंने कोशिश भी की, लेकिन तमाम जो सीनियर लीडर्स थे, जो आपके सुनीता बिष्ट थी, आपके सरोजनी कैंतरा थी, आपके ये कुसुम असवाल, गीता नेगी, इन सब लोगों ने, और उस समय हमारे साथ वो भी थी, कृष्णा बहुगुणा जी भी थी, उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव लड़ेगी तो हम काम नहीं करेंगे, नंबर 1, हम बगावत भी करेंगे और हम चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये सब के लिए हमने कोशिशें बहुत की। उस समय चंद्रमोहन खड़गवाल जी हमारे जिला अध्यक्ष थे, और उनसे मैंने कहा भाई इनमें से एक करवाओ यार किसी ढंग। 3 दिन तक उनकी बैठकें हुई, ये खुद भी सम्मिलित हुई। उसके बाद जब वहाँ पर बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला तो अधिकांश लेडीज़ ने कहा कि इसको तो हम नहीं चाहेंगे, और आप श्रीमती नेगी यानी मेरी वाइफ को मनाओ कि वो चुनाव लड़े। वो लोग यहाँ पर आए, ये भी सम्मिलित थी, और इन्होंने जो है यहाँ पर हामी भरी, मैंने बिल्कुल विरोध किया। प्रीतम सिंह उस समय हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, मैंने उनसे भी बात की कि सीट हम लेके आप देंगे, हमको आप अवसर दो, लेकिन मैं अपनी वाइफ को नहीं लड़ाना चाहता। सन 85 में पहली बार एमएलए चुन लिया गया था। तब से लेके आज तक मैंने अपने परिवार का कोई भी सदस्य जो है इस चुनाव की किसी भी प्रकार कहीं ना कोई संगठन में दायित्व दिया, ना ही जो है सरकार स्तर पर कोई दायित्व दिया। वो हाउसवाइफ के रूप में काम करती थी। वही मैं चाहता था कि इस घर में हम 2 लोग प्राणी हैं, 2 बच्चे हैं, वो अपने अपने घरों में हैं। तो स्वाभाविक रूप से मेरे लिए असुविधा का एक कारण था कि भाई ये भी मेयर बन जाएगी। लेकिन चलिए, तो जब वो मेयर का चुनाव लड़ रही थी तो इसी महिला ने मतलब विरोध का काम किया। मतलब एक यहाँ पर धीरेन्द्र चौहान जी चुनाव लड़े थे उस समय इंडिपेंडेंट का, तो एक हमारी यहाँ पर एक पार्षद थी कमला शाह की बहू, उनको ये उनके पास ले गई और रोज़ उनके साथ फ्रिक्वेंट विजिट रहती थी। और जितना हम लोगों ने एक संगठन को मजबूत किया था, उस संगठन को लाभ 1% का ये जो है उन्होंने बहुत नुकसान किया। इनके पतिदेव स्वयं लोगों के पास जाते थे कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमने धोखा किया, मैंने थोड़ा कभी प्रपोज कहा उनको कि मैं आपको दूंगा, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि लोगों ने सामूहिक रूप से कहा कि ये प्रत्याशी होती हैं। उनकी वाइफ कभी भी वो श्रीमती हेमलता नेगी के कार्यालय में, जबकि सब कार्यकर्ता जाता था वहाँ से बात समझता था, इन्होंने बिल्कुल बायकॉट कर दिया। उल्टा जो है लोगों में दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे हमको, इनको मैंने जो है अध्यक्ष बनाया था और मैंने ही इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। और इन्होंने अपनी मीटिंगों में ये बातें कही कि आज जहाँ पर भी मैं हूँ सुरेंद्र सिंह नेगी के बदौलत हूँ, और मेरे वो पिता तुल्य हैं, वो मेरे ऐसे हैं, वो मेरे ऐसे हैं, ये सब बातें होती रही। और जिसकी वजह से 24,000 वोट मिला, ये मैं साफ करना चाहता हूँ। अगर ये नहीं कहती तो क्योंकि मैं तो नहीं जा रहा था, क्योंकि मैंने महसूस कर लिया था कि वास्तव में ये जनता के कार्यों को संपादित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस थे इनके साथ, वो एक्सपीरियंस ये थे कि इन 2 लोगों ने
मेरे पूरे के पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लिया था। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूँगा, अगर क्योंकि जो कांग्रेस के जब निकाय चुनाव के टिकट बंट रहे थे तब तमाम वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के उसमें मौजूद थे, तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि आपने कहा कि प्रत्याशी सही नहीं था और अगर सही प्रत्याशी होता तो नतीजे कुछ और होते, तो फिर किसके, क्योंकि आप कोटद्वार के बड़े चेहरे हैं, रहे भी हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं, तो फिर टिकट किसके कहने पर कांग्रेस में रंजना रावत जी को दिया गया निकाय चुनाव में? ये एक मिस्ट्री है और ये सरप्राइज था। मैं समझे सरप्राइज गिफ्ट होता ना, एक ऐसा था। चंद लोग यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे कि यहाँ पर कोटद्वार में जो अपना भविष्य तलाश रहे थे, मैं नाम तो नहीं लिख सकता, जो ये सोच रहे थे कि 2027 का चुनाव मैं यहाँ से लड़ूंगा। तो उन लोगों ने कोशिश की कि सुरेंद्र सिंह नेगी को किसी ढंग से यहाँ पे कमज़ोर किया जाए, उनके प्रत्याशी को टिकट न दिया जाए, और उनके साथ उनकी ट्यूनिंग ठीक थी, क्योंकि वो 2022 के चुनाव में मेरे साथ नहीं काम किया उसने यहाँ, वो उन्हीं के क्षेत्र में थी, और उन्होंने टिकट दिलाने में फिर स्वाभाविक रूप से पीसीसी प्रेसिडेंट तो अधिकृत होता ही होता है, और केंद्र तक ये बात गई। केंद्र में भी एक नेता थे जिनके माध्यम से उनको कहा गया पीसीसी को कि भाई आप टिकट इनको दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो उन्होंने उसकी मोहर लगा दी। और कोशिश की गई कि इन 2-3 सालों में एक चीज़ मैं खुलकर भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि खुलकर वो भी बोल रहे हैं कि जो पीसीसी है वो कुछ न कुछ तरीके ढूंढती है कि सुरेंद्र सिंह नेगी को कैसे कमज़ोर किया जाए। लेकिन मेरा अपना कहना है कि मैं जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूं। कोई भी समस्या आती है, आज भी 8-10 लोगों के काम रोज़ कर लेता हूं। किसी डीएम से काम है, किसी को नगर निगम से काम है, किसी को अधिकारियों से सरकार में काम है, किसी मंत्री से काम है, तो मैं करता रहता हूँ। इसलिए समाज में आज भी थोड़ा सा मतलब ये किस्म से कहा जा सकता है कि इस लाइन में जिंदा है हम। आपने पीसीसी का जिक्र किया कि पीसीसी ये लगी रहती है कि कैसे सुरेंद्र सिंह नेगी जी को यहाँ पर डाउन किया जाए, तो जब आप फिलहाल की डेट में पीसीसी का जिक्र कर रहे हैं तो क्या प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का जिक्र आप कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष कौन है? प्रदेश का अध्यक्ष है, और कभी उन्होंने संवाद स्थापित नहीं किया, कभी टेलीफोन भी नहीं किया, और ना ही जो है संबंध स्थापित करते हैं। तो ये कुछ दूरियां हैं। हो सकता है हरीश रावत जी के साथ उनकी बहुत अच्छी नहीं है, जबकि जीजा साले हैं, प्रीतम भाई के साथ नहीं बनती होगी, कोई और कारण हो। बाकी ऐसा है कि मैं उनके पास बहुत बेबाकी से मैंने उनसे बात की कि देखिए आप अध्यक्ष हैं, आप कुछ बोलते हैं वो गलत है, और मैं किसी का आदमी नहीं, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ। हाँ, हरीश रावत वरिष्ठतम आदमी है, उनका सम्मान करना हमारा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा विवेक है कि मुझे उसको किस हद तक जो है सम्मान देना है। प्रीतम भाई वो उनके पिताजी और मैं, वो टूरिज्म मिनिस्टर थे यूपी में, और मुझे इतना मानते थे, मैं पहली बार विधायक बना था, उन्होंने मुझे थोड़ा सा उठाने की भी बात की। वो तब प्रमुख थे और उसके बाद विधायक बने। हमारी मित्रता है, तो मित्रता को तो किसी ताक पर नहीं रखा। लेकिन ये कहे, मैंने उनको यहाँ तक कहा कि एक समय था कि जब प्रीतम सिंह जी और आप एक थे, क्या आपने कभी उन 5 सालों में मुझे देखा कि मैं प्रीतम सिंह जी को मिलने आया हूँ? मैं नहीं जाता था, मेरे मित्र हैं, टेलीफोन पे बात होती है, कोई ये जरूरी नहीं समझता कि मिलना जरूरी है। लेकिन जो सम्मान है एक दूसरे के बीच, उसको आप नहीं काट सकते हैं। तो मैंने कहा आप क्यों इन बातों को लोगों के बीच में कहते हो? लोगों के बीच में जब कहा तो मैंने उनसे स्पष्टीकरण देने की बात कही कि आप इस ढंग की बातें मत किया करो, और आज आप अध्यक्ष हैं तो हमारे सबके अध्यक्ष हैं आप। तो ये हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस बहुत बहुत नुकसान उठा रही है। आप ऐसे ही सब लोगों को अगर ये किनारे करने लगोगे तो होगा क्या, ये तो उनको भी सोचना है। मैं समझता हूँ कि हर आदमी जो पीसीसी प्रेसिडेंट बनता है वो सोचता है कि मैं अगला चीफ मिनिस्टर हूँ, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन उसके लिए 36 का आंकड़ा पार करना बहुत आवश्यक होता है। मैं एक बात उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2002 में जब पहली सरकार बन रही थी, यहाँ पर पहला चुनाव हुआ था, हरीश रावत जी को मेरे पास फ़ोन आता है एक आदमी को लेकर, जिनकी मैंने अभी जिक्र भी किया आपका इनडायरेक्टली। तो मैंने 3 नाम उनको सुझाए 3 जगह से, तो उन्होंने तीनों जगह में ओके कहा। बोले इसमें ये आदमी थोड़ा मुझे उछल फांद वाला ज़्यादा लगता है। तो मेरा उनको जवाब था कि 36 का आंकड़ा छुएंगे तभी जो है उछल फांद तो होगी। तो
कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट किया जा सकता है, बात की जा सकती है, ये चीज़ें सब होती हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि संगठन भी मजबूत हो। सरकार तभी बनेगी जब संगठन मजबूत होगा। संगठन तब तक नहीं बन सकता कि आप इसको भी काटो, इसको भी काटो, इसको भी काटो, इसके। मैंने पूछा था कर्नल मेहरा जी से कि ये बताइए कि आपने यहाँ जिलाध्यक्ष बदला, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपने किनके कहने, उन्होंने बताया कि इन लोगों ने दबाव डाला। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सिर्फ संगठन की दृष्टि से आपको एक बात करनी चाहिए थी कि ठीक है, अध्यक्ष के लिए वो व्यक्ति आपने चुन लिया। सुरेंद्र सिंह नेगी से पूछते थे भाई इस बार जो है ये लोग ये कह रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी हाँ भरता, लेकिन आपने दूरी बढ़ा दी। आपने, आपके मन में क्या चल रहा था वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सिर्फ इतने भर से कि आप पूछ लेते तो पूछने से सारी चीज़ें स्थिति हो जाती है। और उस व्यक्ति को जिसको ये समझाया गया कि सुरेंद्र सिंह नेगी आपके खिलाफ है, जबकि नहीं था, लेकिन उनको मौका मिल गया। और उस मौके मिलने से जो है पार्टी को कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि नुकसान ही हो रहा है, फायदा तो हो नहीं रहा है। उसका भी हमने विरोध नहीं किया। आफ्टर 3 मंथ जब लोगों के अंदर ये हुस्परिंग शुरू हुई तो मैंने एक पीसी की, और उन बातों को मैं आज आपके कैमरे के सामने नहीं कह सकता हूँ जो बातें मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और क्योंकि वो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें फोकल पॉइंट यही लेडी थी, इनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या चोरी इन्होंने की, किसकी चोरी की, और हमारे राजनेताओं को भाड़ में जाए, कांग्रेस भाड़ में जाए, राहुल गांधी भाड़ में जाए, विकास पुत्र मेरे को कहते हैं। तो इन शब्दावलियों का प्रयोग कहीं नहीं उसी चुनाव के दौरान हुआ जब मेरी वाइफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमने कोई खिलाफत उनकी नहीं की। हाँ, हमने अपनी प्रेजेंस नहीं दी, और न मैं गया और न मैं जाना चाहता था। उसका भी एक और मजबूत कारण है। एक दिन यहाँ पे जिलाध्यक्ष मिस्टर डबराल आए, उनके साथ मिस्टर खंतवाल, मिस्टर गुसाई, मिस्टर पयाल, मिस्टर रावत, इन लोगों के सामने पूरा दृष्टांत मैंने बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वाइफ के साथ ये हुआ है, इनको ग्रूम अप करने में मेरा हाथ है, लेकिन ये इस हद तक गुजर जाएंगी कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग हमको करेंगी कि जब उनकी वाइफ, मेरी वाइफ लड़ रही थी कि ये इस बार सुरेंद्र सिंह नेगी को यहीं ख़त्म कर दो, ये शब्द उनके कहे हुए हैं, उनके पतिदेव के हैं, उनके दोस्तों के हैं। मैंने कहा कि ये शब्द कहने के बाद भी मैं, आप जब यहाँ पर आए हो, मैं चुनाव में आने को तैयार हूँ। आप इन 5 चीज़ों का स्पष्टीकरण उनसे करवा लो, वहाँ कर दें तो मैं चुनाव में आता हूँ। आप समझ रहे हैं ना? चुनाव के उस समय जो शुरू हो रहा था, नॉमिनेशन भी शायद नहीं हुआ था, टिकट डिक्लेयर हुआ था, और ये पूरा ग्रुप मेरे यहाँ पर आके बैठा कि अब आपको काम करना। मैंने कहा करूँगा, लेकिन मैंने कहा इन चीज़ों का खुलासा आप उनसे भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार वो इस ढंग से रिग्रेट कर लें कि हाँ गलती हुई है, हाँ गलती हुई है, इन चीज़ों को लेके कि भाड़ में जाए सुरेंद्र सिंह नेगी, भाड़ में जाए फलाना, और मैं किसी मंच पे उनके साथ शेयर नहीं करूँगी, नहीं तो मैं मरा हुआ मुँह देखूँगा, और ये यहीं ख़त्म कर दो। तो ये सब चीज़ें जब पराकाष्ठा के ऊपर हो, मैं चुनाव हारा भी हूँ, जीता भी, मेरे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार अपोजिशन वाले भी करते हैं, लिखते भी खराब हैं लेकिन आमने सामने जो है पाँव स्पर्श भी करते हैं। ये खूबी है सुरेंद्र सिंह नेगी की। तो मैंने जिस व्यक्ति को ग्रूम अप किया हो उसके खिलाफ जाने का मतलब नहीं था, इसीलिए तो 24,000 वोट मिला। वो 24,000 वोट जो काफ़ी समय से हमने बटोर के रखा हुआ है, जैसे हवा में तो आज तिनके की तरह लोग बह जा रहे हैं। लेकिन बातें ये भी कही गई कि आपने उनके सामने एक डमी कैंडिडेट उतारा मैदान में। ये बहुत बड़ी भूल है। मैं डमी कैंडिडेट क्यों उतारता? डमी कैंडिडेट मैंने, आप उस व्यक्ति को उससे पूछ लीजिए, मैं अभी उनका नंबर दे देता हूँ, आपसे पूछिए। वो डमी नहीं है, वो अपना जो है एक यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य करता है। मैंने उनको बहुत बार कहा कि तुम कांग्रेस ज्वाइन करो, कांग्रेस ज्वाइन करके आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मेरे साथ उनकी बहुत अच्छी मित्रता तब भी थी, अब भी थी, और आज भी हमारा उसके साथ कोई बैर नहीं है। डमी कैंडिडेट नहीं था, वो 1 रैंक 1 पेंशन को लेके एक बहुत बड़ा नेता के रूप में उभरे हैं। वो महेंद्र पाल सिंह रावत जिसकी आप बात कर रहे हो, और अभी इगाज के और कुछ पत्रकारों के साथ आए थे यहाँ पे, तो इगाज की बधाई देने आए थे, आते जाते रहते हैं। लेकिन मैं कभी किसी आदमी को क्यों खाई में डालूंगा?
क्यों किसी के कैरियर पर दाग लगाने की कोशिश करूंगा, क्यों किसी को प्रभोग करूंगा। खिलाफ करना होता तो मैं खुद आता ना सामने कि नहीं भाई इस व्यक्ति को ठीक नहीं है। और ये मैं आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये परिवार कहीं भी समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। ये मेरी बात आप हमेशा नोट कर लेना, कभी भी नहीं हो सकता। जो सुरेंद्र सिंह नेगी का नहीं हुआ, जिन्होंने सारे विभागों को कैप्चर कर लिया और तमाम लोगों को नाराज कर दिया मेरे 2022 के चुनाव में, पता क्या कहा कि अब यही दो जो है वोट दिलाएंगे नेगी जी को, बाकी सारी यूथ कंप्लीट बुजुर्गों को इन्होंने नाराज किया। और जब ये चुनाव डिक्लेयर होने से पहले उनको पूछिए जाके आप कि मैंने उनके पतिदेव और इन दोनों को कहा था कि ये सारे लोग आपसे नाराज हैं, पहले इनके घर में जाओ, जब टिकट होना था इनके घर में जाओ, माफ़ी मांगो कि तुमने इनको अपमानित किया, इनसे क्षमा मांगते हुए या इनको अपने पक्ष में करने के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता जो मैंने उनको समझाने का, हर स्टेप पे मैंने समझाया कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये गलत करो, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। और होना चाहिए, अपने आगे बढ़ाने के लिए हर आदमी करता है, सिर्फ हमने कोशिश नहीं की, हमने दूसरों को बढ़ाने की कोशिश की। तो जो तमाम बातें हमारी हुई हैं, आपने जो कहा, जो तमाम चीज़ें आपने रखी, तो इससे क्या माना जाए 2027 में आप सबसे बड़ी चुनौती अपने लिए किसे मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को या फिर रंजना रावत को? आप कहाँ की बातें कर रहे हो? देखिए, कांग्रेस का वोट मिल जाना एक अलग बात है, आप समझ रहे हैं। कांग्रेस के लोगों से पूछ लो ना, आप काहे को जा रहे हो। एक ऑफिस खुला हुआ है वहाँ पे, वो यही काम करता है, लेकिन सब लोग करते करते खामोश खुद ही हो गए, गाली देते देते खुद ही गाली समाप्त हो गए। आप समझ रहे हैं। ये इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए या अपने समाज सेवा को डेवलप करने के लिए कोई इस प्रकार के नुस्खों को नहीं अपना सकता, इन टोटकों को नहीं जोड़ सकता। जनता के ऊपर है, जनता ने तब भी ठुकराया जब मैंने सबसे ज़्यादा काम किए थे 2017 में। यहाँ पे कोई कर ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता जितने काम मैंने अकेले कोटद्वार के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए किए। लोग आज भी कहते हैं कि कोटद्वार वालों ने हमारा भी जो है नुकसान कर दिया, ये कहते थे। एक भरोसा था, वो भरोसा आज भी जो है मेरे साथ है, वो विश्वास अपनी जगह है। आप इनसे कुछ नहीं होता, वो तो बहुत कुछ करेंगे, मुझे मालूम है। आजकल बिहाइंड द कर्टेन बीजेपी के साथ क्या हो रहा है वो हमको सब मालूम है, आपको भी कुछ समय बाद पता चल जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात की जाए तो हरीश रावत जी ने अभी हाल ही में देहरादून में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को नेतृत्व मिलना चाहिए, ब्राह्मणों को कांग्रेस की ओर आना चाहिए। आप उनके इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वो सीनियर लीडर हैं, उनके बयान पर तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। सीनियर लीडर्स देखिए ना आप, जो 5 बार का एमपी रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, चीफ मिनिस्टर रहे हों, अध्यक्ष रहे हों, जो किंग मेकर रहे हों, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? नहीं, आप अपना मत तो इसमें नहीं, दे सकते मत हैं कि ये आपका भी लंबा अनुभव है राजनीति का। देखिए, मेरा ये कहना है कि उन्होंने किसी एंगल से बोला होगा, या यूं कहिए कि जो समाज पहले कांग्रेस के साथ जो छिटक गया, उनको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, कैसे उनको अपने साथ लिया जाए, उस युक्ति में एक फैक्टर उन्होंने बताया होगा। वो मैंने स्टेटमेंट न सुना, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि क्योंकि कई फैक्टर होते हैं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, जैसे होते हैं तो लोगों को जोड़ने के लिए भी कई बातें होती है, उसमें एक फैक्टर को उन्होंने बताया होगा। ये तो तय है कि वो समाज जो है इस समय प्योरली काफ़ी हद तक जो है बीजेपी का साथ दे रही है, और वो इंटेलेक्चुअल मास है, इतनी दो राय नहीं है, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं। तो वो किस एंगल से उन्होंने कहा, लेकिन हो सकता है वन ऑफ द फैक्टर ये उनका कहना होगा, लेकिन बहुत सारे आयामों को जोड़कर हम लोगों को चलना होगा, तब हम पुनर्जीवित इस कांग्रेस को कर सकते हैं। क्योंकि इस समय बहुत तेजी से जो एक कारण ये भी बड़ा है, क्योंकि आज लोग झूठ को पसंद करने लगे, यानी हवाई जो फायर होती हैं, हवाई फायर को ज़्यादा विश्वास करने लगे। और जो हकीकत में कांग्रेस क्योंकि लंबे समय तक काम करती रही है, सरकारें बनाती रही है, देश में लगातार काम विकास आगे बढ़ती रही है, तो वो उसमें उसको भ्रम फैलाने की जरूरत इसलिए नहीं महती थी कि लोग को दिखता था कि ये भागड़ नांगल डांग किसने बनाया, ये पृथ्वी पर्स किसने ख़त्म कराया, ये जो है
बांग्लादेश किसने बनाया, में तो चिंता ही नहीं है हमें। हमारा ये कहना है कि जब तक उसके दिमाग के अंदर जो कचरा भरा है पहले उसको हटाना बहुत आवश्यक हो गया, तब तो कोई चीज जाएगी। अगर एक गिलास पानी है और उसमें गंदा पानी पड़ा है थोड़ी देर के लिए, तो क्या उसमें हम पानी डाल सकते हैं? वो गिर जाएगा बाहर। ये तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा, और खाली करेंगे तब अपनी चीजें जाएंगी तो लोग समझेंगे उसको। तो ये स्ट्रेटेजी अगर मुझे पूछा जाए कि आपको कैसे करनी, तो मैं इस चीज को करूँगा। मेरा आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं शैलेंद्र सिंह रावत, वो कह रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी अब बूढ़े हो गए हैं, 80 साल से ऊपर के हो गए हैं, अब उनका इतना रुतबा इस विधानसभा में नहीं रहा। देखिए, उनका धन्यवाद कि उन्होंने 80 साल तक पहुंचा दिया। अभी भी हम जो है परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से करीब 4.5 साल छोटे हैं अभी भी। तो जब वो देश चला सकते हैं, हम छोटा सा है ये राज्य का ये हिस्सा नहीं चला सकते, पहली बात ये। फिर सवाल ये है कि बूढ़े की और जवानी में क्या अंतर है। वो मुझसे जवान है, जब ये 2007 से लेके 12 तक थे तो तब ये मुझसे भी ज़्यादा जवान थे, तब इन्होंने क्या नहीं किया उतना काम जो मैंने 2012 5 साल और बीतने के बाद 2012 से लेके 17 तक कर दिए। और इस समय चाहे वो कोई विधायक हो या एमपी साहब हो या राज्यसभा मेंबर हो, ये सारे जो है यंग है, तो क्या उनसा काम कर रहे हैं? ये सवाल मानसिकता का है, जनता से जुड़ाव का मामला है, जनता के वो पीड़ा समझने का मामला है। मेरे सामने अभी कुछ चीजें आई कि सारे स्मार्ट मीटर जो है लोगों को लूटने का काम कर रहा है। यहाँ पे आवास टैक्स लगाए जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। यहाँ पर जो है आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे बिजली कटौती जो है बहुत चरम पर है। मैंने सत्याग्रह किया 3 तारीख को, उससे 10 दिन पहले सीएम को बताया, उससे 10 दिन पहले डीएम को खबर की। आधी बातें जो है क्लियर कट हो गई। उस दिन से स्मार्ट मीटर लगने बंद हो गए, उस दिन से जो है बिजली कटौती कम होनी बंद। यह उसी दिन का असर नहीं है। मैंने 10 दिन पहले जो तमाम अधिकारियों से बात की, जो मैं आपसे अंदर बात कर रहा था, तो वो एमडी जो अनिल कुमार है उनसे मैंने बात की, अधिकारियों से बात की, आवास वाले से बात की। तो ये सिस्टम होता है, प्लानिंग होती है कि कैसे काम कराए जाए। 2 चीजें होती हैं, एक तो नौटंकी होती है जो बहुत लोग पसंद करते हैं, एक होता है कि हकीकत में यथार्थ रूप में धरातल पे कैसे उतारनी है चीजें, वो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, उस ढंग से आपको एडवोकेसी करनी पड़ती है। अभी मैंने उदाहरण दिया ना आपको कि मैंने एक शख्स से बात की शासन में बैठे हुए कि आप देहरादून जो है नगर निगम बन गया, 100 गांव उसमें सम्मिलित हो गए। अब 100 गांव सम्मिलित हो गए, वहां तो जो फैसिलिटीज नगर निगम पुराने वाले को मिल रही है, वहां तो कुछ मिलना ही शुरू नहीं हुआ। तो आप टैक्स कैसे इंपोज कर दोगे? क्या उनके साथ अन्याय नहीं करोगे आप? अगर कोई कोर्ट चला जाएगा इस बात को लेके कि हमको साहब अभी ड्रेनेज सिस्टम हमारा मजबूत नहीं हुआ, अभी हमारी जो है स्ट्रीट नहीं बनी, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, हमारा सीवर नहीं मिला, हमें पानी की क्षमता नहीं बढ़ी, तो 2 मिनट में मैंने कहा वो मिल जाएगा कि स्टे होगा। तो राज्य सरकारें इसलिए 10 साल का टाइम देती है कि 10 साल में वो खुद ही को टाइम देती है सरकार, ये नहीं कि वो जनता को देती है। वो ये कहती है कि हमने अगर इसको बनाया है तो हम 10 साल में ये सब व्यवस्थित करते हुए आपको देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आप सरकार के ऊपर है कि उसको अगर उनका फेलियर रहा है। इसी में देख लीजिए, देहरादून तो जो है कैपिटल है ना हमारी, वहां के 100 गांवों से पूछिए आप जाके, बहुत अच्छा रहेगा। उनसे पूछिए कि आपके यहाँ सीवर लग गया, जुड़ गया, आपके यहाँ जो पानी की मात्रा है 140 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मिलनी चाहिए वो हो गया, तो वो कहेंगे नहीं। ड्रेनेज सिस्टम मजबूत हुआ? नहीं। स्ट्रीट बनी? नहीं। तो उनका ये जवाब होगा तो फिर आप उनके ऊपर कैसे टैरिफ फिक्स कर सकते हो? आप ट्रंप तो नहीं हो कि एक तरफ 100% टैरिफ लगा दी। तो वो वाली बात है, उनको झुकना पड़ेगा। मैंने कहा इसको आप, अगर पहली बात तो यह है कि 10 सालों में आपको काम पूरा कर देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, जो कंप्लीट फेलियर है। और आपकी उस बात का भी निष्कर्ष है, तमाम हर जगह ऐसी स्थिति है जो आपने कहा कि पहली सरकार में क्या कैसा रहा है इन 25 सालों में, तो यही फेलियर है। ये चाहते तो हो जाता, जबकि जब वो पहली मेयर मैडम मेरी वाइफ बनी तो मैंने इसकी एक एडीबी के उस समय चंद्रेश यादव थे डायरेक्टर और कौशिक थे मंत्री,
और त्रिवेंद्र राव जी थे। मैंने इन तीनों लोगों से कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, आप मिला कुछ नहीं हुआ, फिर मिला कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने कहा आप अधिकारियों को बुलाओ मेरे सामने। अधिकारियों को मैंने बताया, उन्होंने कहा साहब ठीक बिल्कुल कह रहे हैं, इसकी डीपीआर बनाओ। सीवर की डीपीआर बन गई 2019 में, 2018 में बनी, 19 में शुरू में बन गई। पानी का डीपीआर बन गई, एक 600 करोड़ रुपए की थी, एक 700 करोड़ रुपए की लगभग थे। तो उन पे तो अब काम अभी भी जो है नहीं शुरू हुआ, तो कब होगा? बना दिया हमने 19 में, 18 में ये नगर निगम बना, 17-18 में, और 19 में इन्होंने 18 में कार्यभार संभाला और 19 में इस पे काम शुरू किया। अब जाके कहीं शुरू सुगबगाहट हो रही तो आपको उतना समय बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो है अन्याय होगा, लोगों के साथ इनजस्टिस होगा। सरकारें इनजस्टिस करने के लिए थोड़ा ही बैठती हैं, लोगों को जो है न्याय देने के लिए बैठती हैं, उनकी फैसिलिटीज़ को अवेल करने का मौका देती है, ताकि वहाँ पर उसके उसमें वो राजा की प्रजा है, वो राजा है, ये प्रजा है, प्रजा को तो सुखी देखना उनका कर्तव्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। पर ये तो त्रेता युग तो है ही नहीं, मुश्किल है जब हम धर्म को जो है जनता से जोड़ते थे, उनके अधिकारों के लिए लड़ते थे। ये तो कलयुग आ गया जब, तो ये ऐसी स्थिति है कि इसमें आपको भी इस चीज़ को उठाना चाहिए कि भाई आखिर 100 गाँव से कैसे आप टैक्स ले सकते हैं, वैसे हमारे 35 गाँव से आप कैसे टैक्स ले सकते हैं। आप बढ़ाइए इसको और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जी जी, जनता टीवी से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने इंतज़ार भी करवाया अपने आप को, अब रुके भी यहाँ पर, और अब उम्मीद करते हैं कि आप इसको दिखाएंगे भी। जी, चीज़ें तो बहुत थी, लेकिन फिर भी इसको यहीं पे समाप्त कर लिया जाता। वो थक गए खड़े होकर, आप भी पसीने में तरबेतर हो गए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व काबीना मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी जी, और साफ तौर पर सभी मुद्दों को लेकर, चाहे वो निकाय चुनाव हो या कांग्रेस की बात हो या कोटद्वार की बात हो, सभी को, या उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष जा रहा है, या 25 वर्षों की यात्रा, इन सभी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। अब आगे 2027 की राजनीति कोटद्वार की वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, और 2027 में कोटद्वार में कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ती है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी।